गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। लास्ट क्लास में कोड आउट है किसी बच्चे लोग? जान ना लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है? लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि आपके पास अगर इस क्वेश्चन को हम लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अब मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है? ध्यान देना, इस सिस्टम बोला गया था ना कि गैसेस सिस्टम में CH4 और हाइड्रोजन का 30% बाई वेट मिक्सचर है, यानी मीथेन गैस में 30% है और हाइड्रोजन भी 50% है, ठीक है? बाई वेट दिया हुआ है। तो बोला गया था उनके प्रेशर का रेशियो क्या होगा, उनके प्रेशर का रेशियो क्या होगा? तो हमको पता है कि प्रेशर का रेशियो होगा उनके मोल के रेशियो का प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर का रेशियो क्या होता है? उनके मोल के रेशियो का प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन को आप मोल में चेंज करने की कोशिश करो। तो अब यहाँ आपके पास मीथेन था और हाइड्रोजन था, ठीक है? दोनों का इक्वल वेट लिया गया था। तो हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों का इक्वल वेट कुछ ना कुछ मान लेंगे, कुछ ना कुछ मान लेंगे, ठीक है? और दोनों का इक्वल वेट क्या मान सकते हैं? तो ऐसा मानेंगे जो कि उसको मोलर मास से इजीली डिवाइड हो जाए। तो हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है और मीथेन का मोलर मास कितना होता है? मीथेन का मोलर मास होता है 16। तो ऐसा मास मानेंगे जो 2 और 16 दोनों से डिवाइड हो सकता है। तो बस सबसे बेटर मेरे लिए क्या चॉइस होगा कि 16 ग्राम एज्यूम करते हैं, 16 ग्राम एज्यूम करते हैं, दोनों का मास में 16 ग्राम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? तो 16 ग्राम मीथेन में मोल कितना होगा? तो मोल होगा इसका 1 मोल, मीथेन का मोल हो जाएगा 1 मोल, ठीक है? और हाइड्रोजन का 16 ग्राम में कितना मोल होगा? इसका मोल हो जाएगा 8 मोल, ठीक है? दोनों का मोल उस सिस्टम में निकाल सकते हो। तो बेसिकली हमको रेशियो चाहिए, तो हमको प्रेशर बोला गया कि प्रेशर ऑफ CH4 बाई प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा? सिंपली है, इसका मोल कितना दिया हुआ है 1, इसका मोल कितना 8। तो मोल का जो रेशियो होगा वही क्या होगा? प्रेशर का रेशियो होगा। प्रेशर प्रोपोर्शनल तो क्या होता है? मोल होता है। प्रेशर प्रोपोर्शनल तो क्या होता है? गैस का मोल, गैसेस मोल होता है। तो जो प्रेशर का रेशियो होगा, प्रेशर का रेशियो क्या होगा? जो गैसेस मोल का रेशियो होगा। ऐसे उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है? इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को रहा? ध्यान दे, अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन, अभी तक जो भी हम लोग पढ़ना सीखे, जो भी सीखे हैं, ठीक है? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। नहीं सर। ठीक है, चलो तो एनसीईआरटी में कहाँ तक कवर किया मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लास 11 में जो है, ठीक है, वो और जो भी आईजीएसओ बैच वाले हैं तो देखें कि एनसीईआरटी में कहाँ तक कवर कर चुके हैं। आप एक बार रीड कर लेना एनसीईआरटी को, ठीक है? ध्यान देना। एनसीईआरटी का बुक है, तो एनसीईआरटी का बुक का जो पहला 2-3 पेज है मैं अभी तक पढ़ाया नहीं हूँ, ठीक है? इसको मैं पढ़ाऊंगा जब केमिकल बॉन्डिंग और प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यानी जो पीछे इतने चैप्टर छोड़ा हूँ उसको मैं टच करूंगा, उसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है? उसमें हल्का फुल्का सा एप्लीकेशन होगा। तो मैंने डायरेक्ट क्लास स्टार्ट किया था गैसेस स्टेट से, ठीक है? यानी आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था टॉपिक,
जो टॉपिक लिखा हुआ है ना 5.4 गैसेस स्टेट, यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। आप यहाँ से रीड करना स्टार्ट करना, ठीक है। एनसीईआरटी का रीडिंग करना मस्ट है आप लोग के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर आगे देखते हैं तो ध्यान देना, बॉल्स लॉ हम लोग पढ़ा चुके हैं आपको, बॉल्स लॉ हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली फिर क्या था, चार्ल्स लॉ, इसमें चार्ल्स लॉ ही पढ़ा चुके हैं, ठीक। बॉल्स लॉ हो गया था आपका। देखोगे फिर अगला गैसेस लॉ में यहाँ पे आई थिंक बॉल्स लॉ ही चल रहा है, बॉल्स लॉ लोग कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट था चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ यहाँ मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। चार्ल्स लॉ बहुत खत्म क्या हो चुका है। गेलोजाक लॉ हो चुका था आप लोग का, गेलोजाक लॉ पढ़ा चुका हूँ मैं इस पॉइंट पर, ठीक है। यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गेलोजाक का मतलब क्या है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो गैस का प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, आपस में प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। फिर एवोगाड्रो लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, एवोगाड्रो लॉ हम लोग का यानी वॉल्यूम प्रोपोर्शन टू क्या था, मोल होता है। अगर प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दे तो वॉल्यूम और मोल क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। गैसेस का वॉल्यूम उसका मोल क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये था आपका एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। तो उसका हम लोग आइडियल गैस सिचुएशन जो है, आइडियल गैस सिचुएशन तो आपको पता ही है, पी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है ध्यान देना, आइडियल गैस सिचुएशन देखो, आइडियल गैस सिचुएशन क्या था, डिराइव किया गया था, कैसे डिराइव किया गया था उसको देख लो ध्यान से। आता है आइडियल गैस सिचुएशन को पता है क्या होता है, पी इक्वल टू एनआरटी होता है, लेकिन पी इक्वल टू एनआरटी कैसे आया हो समझो आता है। तो बॉयल्स अपना लॉ दिया था, बॉयल्स का लॉ क्या था, बॉयल्स लॉ था वॉल्यूम और प्रेशर में क्या इनवर्स का रिलेशन है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना बॉयल्स लॉ, तो पीवी को अगर राइट में लेके चलो तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा। सिमिलरली चार्ल्स लॉ क्या बोला था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। और एवोगाड्रो लॉ क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। अब इन तीनों को कंबाइन कर दिया गया, तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं कि अगर इन तीनों को कंबाइन कर दो, इनको कंबाइन कर तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे इन तीनों को आप कंबाइन कर दोगे ना, इन तीनों लॉ को, तो क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम प्रोपोर्शन टू मोल टेम्परेचर और इनवर्सल प्रोपोर्शन टू क्या, प्रेशर। तो इसको ऐसा लिखा गया। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए यहाँ पे देखना है कि आर वर्ड यूज किया, आर जो गैसेस कांस्टेंट का बात करते हैं। और इस प्रेशर को फिर राइट लेके आ गया है, तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू एनआरटी। तो ऐसे आइडियल गैस इक्वेशन लाया गया था, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन को इस तरह से लाया गया था अपने पास, यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ को कंबाइन करके आप इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से, ध्यान देना। यहाँ पे जो दिया हुआ है तो ये आप आइडियल गैस इक्वेशन निकल गया। अब आर का जो वैल्यू है ना, एक प्रेशर टेम्परेचर ऐसा को पुट करके आर का वैल्यू अलग अलग स्केल में बता दिया गया, जो कि आपको पता पहले से, ठीक है। कि अगर सारा चीज एसआई में पुट करोगे तो आर का वैल्यू कितना होता है, 8.314 होता है, ठीक है। 8.314 इसका एसआई इन का वैल्यू है। बाकी अगर आपका प्रेशर एटीएम में होगा, वॉल्यूम लीटर में होगा, तो वो सही चुका है ना, आर का वैल्यू कितना रहना, 0.0821। अगर प्रेशर बार में होगा और आर का और टेम्परेचर केल्विन में होगा और वॉल्यूम लीटर में होगा, तो आर का वैल्यू कितना पुट करोगे, 0.0831। वो सब वैल्यू याद होना चाहिए। और एसआई में होगा यानी प्रेशर पास्कल में होगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, टेम्परेचर केल्विन में होगा, उसके आर का वैल्यू कितना आएगा, 8.314। यहाँ पे एसआई का वैल्यू निकालने की कोशिश किया है, एसआई का वैल्यू निकालने की कोशिश किया है, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, आसान चीज है, तो डिफिकल्ट नहीं होगा आप लोग को। अब ध्यान देना, जब इतना चीज सीखे हैं तो थोड़ा चलते हैं हम लोग पीछे का कुछ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में दिया उसको देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो स्कूल में आएगा ना, क्लास 11 के स्कूल में आएगा, वो डायरेक्ट एग्जांपल से क्वेश्चन दे देता है आप लोग को, ठीक है। तो एग्जांपल का क्वेश्चन फटाफट आपको समझा देता हूँ, जो एग्जांपल में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका स्कूल लेवल पे कुछ चैप्टर खत्म होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो रियल गैसेस आएगा
वहां से स्कूल में क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स जो भी आएगा वो इतना ही दूर से आएगा जितना तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान है ना। आपका जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे देखोगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, balloon is filled with the hydrogen at room temperature, it will burst if the pressure exceed 0.2 bar, ठीक है। अगर प्रेशर 0.2 बार से ज्यादा हो जाएगा तो ये बर्स्ट कर जाएगा। If at 1 bar pressure the gas occupied 2.2 liter volume, up to what volume can the balloon be expanded, ठीक। तो बैलून को आपको हाइड्रोजन गैस से फिल करना है और बैलून क्या होगा 0.2 बार से अगर एक्सीड करेगा, 0.2 बार से एक्सीड करेगा तो क्या होगा, वो बर्स्ट कर जाएगा, ठीक। और बोला है कि अगर गैस जो है अगर 1 बार प्रेशर पे होगा तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो बोला कि अब वॉल्यूम को कितना एक्सपेंड करना पड़ेगा हमको ताकि बैलून को बर्स्ट ना करे। सिंपली क्या लगा दोगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अगर आपको अगर भाई प्रॉब्लम हो रहा है ना तो आप सिंपली क्या कर सकते हो ना, अप्लाई कर देना PV/T। आपको मैं बता चुका हूँ कि आपका आप डायरेक्टली अगर ज्यादा दिक्कत हो तो इसको आप अप्लाई कर लेना, P1 V1/T1 ये हमेशा अप्लाई कर सकते हो आप। इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 T2 P2 V2 P2/T2। अब टेम्परेचर चूंकि कांस्टेंट है तो T1 और T2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल है। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, P1 इक्वल टू P2 आ जाएगा। तो P1 V1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो P1 V1 का वैल्यू दिया, P1 का 1 बार है और V1 का है 2.27 लीटर है, ठीक है। कहाँ तक एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड करने का वॉल्यूम को V2 निकालना हमको है और हम मैक्सिमम कितना एक्सपैंड कर सकते हैं जब तक प्रेशर जो होगा, मतलब हमको कहाँ तक एक्सपैंड करना है ताकि मतलब मेरा बस्ट ना करे। तो बस्ट ना करने का कंडीशन क्या होगा, प्रेशर 0.2 बार डाल दो वहां पे। तो जिस वॉल्यूम पे प्रेशर 0.2 बार होगा वो तुम्हारा उतना तो कम से कम आपको एक्सपैंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। उससे कम करोगे तो सॉरी उससे ज्यादा करोगे तो क्या होगा, तो आपका वॉल्यूम एक सेकंड होल्ड करना है। तो आपका इनिशियल आपको दिया हुआ ना, गैस के बारे में दिया हुआ है कि आपकी गैस अगर 1 बार पे होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 2.2 लीटर होगा। तो आपको आपका जो चेक पॉइंट क्या है, चेक पॉइंट है 0.2 बार, ठीक है। 0.2 बार को पुट करना तो आपको उस पॉइंट का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो वॉल्यूम निकलेगा तो वॉल्यूम इतना निकल जाएगा 11.35 लीटर, यानी आपका जो बैलून का वॉल्यूम होगा इससे ज्यादा ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे कम करोगे वॉल्यूम तो इससे वॉल्यूम अगर कम करोगे तो प्रेशर क्या होगा, 0.2 बार से एक्सीड कर जाएगा तो आपका बैलून क्या होगा, बर्स्ट कर जाएगा। तो आपका जो बैलून का वॉल्यूम होना चाहिए 11.35 से ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। Yes, ठीक sir. है सर। ध्यान देना, जो सेकंड क्वेश्चन से होगा, दिया हो देखो यहाँ पे, on a ship sailing in a Pacific Ocean where the temperature is 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और उसके बाद क्या उसको बोला हुआ है, और यहाँ देखना, एक सेकंड होल्ड करना यार। With 2 liter air, ठीक है, what will the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean, the temperature इतना, मतलब प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब एटमॉस्फेयर मतलब जिस हाइट पे है उसी हाइट पे चल रहा है। अगर समुद्र में चल रहा है तो क्या होगा, हाइट सेम रहेगा। आपका क्या हो रहा है, वो आपका बस टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो आपको इसमें चार्ज लॉ अप्लाई कर देना है। आपको पता है कि वॉल्यूम प्रोपोर्शन टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है। इसमें सिंपली अप्लाई कर दोगे वॉल्यूम प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, तो क्या होगा, भी प्रोपोर्शन टू टी होता है। इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको आप बेटर आप क्या कर लो ना, P1 V1/T1 इक्वल टू क्या कर दो, P2 V2/T2। और इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपका प्रेशर सेम है तो प्रेशर को काट दो, अल्टीमेटली क्या आएगा, अल्टीमेटली आएगा V1/T1 इक्वल टू क्या होगा, V2/T2। V2/T2. अब यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा केल्विन स्केल में होगा, डिग्री वाला मत पुट कर देना, गलती कर जाओगे फिर, ठीक है। हमेशा आपको पुट करना टेम्परेचर किसमें, केल्विन में। इसमें आप वॉल्यूम पहले वाला पता है, इनिशियल टेम्परेचर पहले पता है,
और आपको T2 पता है तो पुट करो तो आप आराम से आपका V2 निकल के आ जाएगा, आराम से आपका V2 निकल के आ जाएगा। ठीक, नहीं समझा ना? यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज किया हुआ आइसोकोर। आइसोकोर, कोर का मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो कुछ कुछ वर्ड ध्यान देना, कुछ वर्ड आप लोग जो नहीं पता है 11th वाले से सुनना है थोड़ा से। अगर बोला जाएगा आइसो, आइसो बार, बार मतलब होता है प्रेशर। ठीक है, तो आइसो बार बोल देंगे तब कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, आइसो कोर अगर वर्ड यूज रहेगा, कोर का मतलब होता है वॉल्यूम, तो इसका मतलब होगा जहां पे वॉल्यूम चेंज, आइसो कोर मतलब जहां वॉल्यूम चेंज ना हो। और जहां लिखा रहेगा आइसोथर्म, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, तो जहां पे टेम्परेचर चेंज ना हो, यानी इसका मतलब होगा टी कांस्टेंट, आइसोकोर का मतलब होगा वी कांस्टेंट, आइसोबार का मतलब होगा पी कांस्टेंट। क्या होगा? पी कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइसोबार प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोर वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्म टेम्परेचर कांस्टेंट। इसके अलावा ध्यान देना, इसके अलावा आप लोग अवॉइड लॉ आप पढ़ चुके हो, अलग ऐसे कुछ मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 5.3 था। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 760 mm ऑफ एच प्रेशर है और गैस ऑक्यूपाई करता है 600 वॉल्यूम। तो व्हाट विल द प्रेशर एट ए हाइट वेयर द टेंपरेचर 10 डिग्री एंड वॉल्यूम इज दिस। आपको क्या है, इसमें वॉल्यूम, टेंपरेचर, प्रेशर सारा चीज वेरी कर रहा है। तो फिर से अपना फॉर्मूला क्या होगा, P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2 अप्लाई करो। ठीक है, तो आपको P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2 अप्लाई करना है। तो P1 V1 T1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, जैसे पुट करोगे ना तो प्रेशर पुट करना, प्रेशर चलेगा, प्रेशर एम पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको आंसर भी उसी में चाहिए। वॉल्यूम एमएल हो तो एमएल में पुट करना, क्योंकि आपको उधर भी आपको वॉल्यूम एमएल में दिया हो तो दोनों का कट जाएगा। बट ध्यान देना, इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर पुट करना केल्विन में, डिग्री में पुट करने से नहीं चलेगा। तो आप केल्विन में पुट कर टेम्परेचर, तो आपको P1 का वैल्यू पता है, P1 T1 सारा पता है। इधर P2 आपको नहीं पता, तो P2 अननोन है आपके लिए, आपको V2 पता है और T2 पता है, पुट कर दो इसको। V2 का वैल्यू एमएल में पुट करना, क्योंकि राइट में आपका, राइट लेफ्ट में भी आपका एमएल में है, और T2 का वैल्यू पुट करना किस में है, किससे पुट करोगे आप, केल्विन में, तो आपका आंसर P2 निकल के आ जाएगा, आपको P2 निकल के आ जाएगा। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। नहीं ध्यान दोगे, डाल्टन्स लॉ का हम लोग बात कर रहे थे हम लोग, तो डाल्टन्स लॉ लास्ट क्लास हम लोग कवर किए थे। तो डाल्टन्स लॉ पे हम लोग जो बात बोले थे वो सारा चीज यहाँ कवर किया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, एक क्वेश्चन से हम लोग बात किए थे, एक क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व किया हुआ है, उसको एक बार आप लोग देख लेना है। जैसे इसको लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं अच्छे से, तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल में, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे एक नियन का और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, उसमें 70 ग्राम क्या है, डाइऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन है, 167 ग्राम क्या नियन है। और गैस मिक्सचर का प्रेशर मतलब आपको क्या दिया, टोटल प्रेशर दिया, तो टोटल प्रेशर कितना 25 बार है। तो बोला कि आपको पता करना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ नियन क्या होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, आपको जब पार्शियल प्रेशर पता करना तो क्या निकालना पड़ेगा, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा ना। मोल फ्रैक्शन के लिए पहले क्या करोगे, पहले दोनों का मोल निकालोगे, तो दोनों का वेट दिया तो दोनों का पहले मोल निकाला गया है, दोनों का पहले मोल निकाला गया, मोल से फिर क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन निकल गया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकल गया तो क्या होगा, P2 निकालना बहुत आसान है। P2 निकालना आसान कैसे होता है, आप लोग पता है, जिस किसी का भी हमको पार्शियल प्रेशर चाहिए तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। आपका अगर आपको O का चाहिए तो पार्शियल प्रेशर O2 क्या होगा, तो O2 के लिए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू P टोटल कर देंगे, इनटू P टोटल जो 25 बार दिया हो आपके पास, ये P ऑफ O2 निकल जाएगा, सिमिलरली आप P ऑफ N2 निकाल लोगे। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को। तो लास्ट क्लास में जितना हम लोग यस सर। हाँ, तो ये लास्ट क्लास में जितना लोग बात किए थे, और आपका जो 11th का जो बोर्ड का जो पोर्शन है ना, ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन इधर से पूछेगा, या तो आपका स्टेटमेंट पूछेगा, स्टेटमेंट, या तो बस ये सब एग्जांपल से बेस्ट क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। ठीक है,
तो ये रहेगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन मैं भेज दूंगा आप लोग को आज, ठीक है। जेई मेन का नीट का क्वेश्चन भेज दूंगा, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे, जो अभी तो पढ़ चुके हम लोग। तो मैं बता दूंगा कहाँ से कहाँ आपको सॉल्व करना है, अब ध्यान देना। तो थोड़ा सा आगे मूव कर रहे हैं हम लोग। तो आगे का मतलब क्या होता है, जब भी आपका गैसेस सैंपल का हम बात करते हैं ना, तो गैसेस सैंपल में आपका एक पार्टिकल नहीं होता है। एक गैस का सैंपल लेंगे ना, तो उसमें इनफाइनाइट पार्टिकल्स होगा। और मान लेते हैं कि गैस का 1 मोल भी लेंगे, तो गैस का 1 मोल में कितना पार्टिकल होगा, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होने वाला है। तो ध्यान है ना, जब भी आप गैस सिस्टम कुछ भी लेते हो ना, तो गैस सिस्टम जो लोगे तो उसमें क्या होगा, बहुत सारा इनफाइनाइट पार्टिकल्स हो सकता है, यानी बहुत सारा पार्टिकल होगा। और हर पार्टिकल का बिहेवियर अलग अलग होगा। जैसे मान लें कि इस प्लेनेट पे बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं, तो हर ह्यूमन बींग्स क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा आइडेंटिकल बिहेव करेगा। तो सारा का सारा ह्यूमन बींग्स क्या है, अलग अलग है। सिमिलरली क्या है, किसी सैंपल में अगर बहुत सारे पार्टिकल्स अगर हम लेंगे, तो हर पार्टिकल क्या क्या होगा, हर पार्टिकल अलग अलग बिहेव करने वाला है। मतलब उसका जैसे बोलते हैं कि मूवमेंट का बात कर रहे हैं, तो इसका वेलोसिटी कुछ होगा v1, तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v2 होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, v3 होगा। तो सबका वेलोसिटी अलग अलग होगा, मूवमेंट का यानी मोशन सबका क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो हर पार्टिकल का अपना अलग अलग वेलोसिटी होने वाला है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम कुछ स्टडी करते हैं ना, तो जब भी एक पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे स्टैटिक्स, 8, 9, 10 सारे में स्टैटिक्स पढ़ाया जाता है। तो जब भी आप एक पॉपुलेशन का स्टडी करते हो, तो स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करते हो, कुछ पैरामीटर डिसाइड करते हो, ताकि आप एक पॉपुलेशन का स्टडी आसानी से कर पाओ, ठीक है। तो पॉपुलेशन का स्टडी इजी करने के लिए हम लोग स्टैटिक्स का यूज करते हैं। अब क्या होगा, अगर बोलेंगे सारा ह्यूमन बींग्स का अगर अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो उसको तुम अलग अलग करोगे, तुम्हारे लिए स्टडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तुम क्या करते हो, कुछ एवरेज निकालते हो, एवरेज, कुछ एवरेज वैल्यू निकालोगे, कुछ बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉड निकालते हैं, कुछ बोलते हैं मीडियन निकालते हैं, ठीक है। तो डाटा को कुछ कैटेगरी में बांट के हम अपने स्टडी को आसान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बोलेंगे कि मेरे गैस का पार्टिकुलर स्पीड क्या है, तो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे गैस का पार्टिकल है, और हर पार्टिकल का क्या होगा, अलग अलग स्पीड होगा। तो चीजों को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ डिफाइन करते हैं, तीन चीज डिफाइन करेंगे। एक होता है एवरेज, तो ठीक है, एक होता है एवरेज। तो एवरेज आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अब 3 चीज में डिफाइन करूँ। तो अगर मान लेते हैं किसी सैंपल में x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, फिर से x3 ले लेते हैं, फिर से एक बार फिर से x3 ले लेते हैं। तो सैंपल में कितना कितना चीज आ चुका है, 7 पार्टिकल हो चुका है। इसको फिर से एक बार कर लेते हैं, x4 कर लेते हैं, फिर से x3 कर लेते हैं, और फिर से एक बार फिर से इसको x4 कर लेते हैं। इस सैंपल में देखो, इस सैंपल में कितना क्वांटिटी लिए हैं, तो x का लेंगे, देखें तो 10 क्वांटिटी हो चुका है। 4 बार x3 आया है, तीन बार x4 आया है, एक बार x1 है, एक बार x2 है, एक बार x5 है। तो और बोलेंगे सैंपल का एवरेज निकालना, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सारे क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर। तो टोटल क्या नंबर 10 है, और यहाँ पे x1 है प्लस x2 है प्लस x, सारे को जोड़ते जाओगे तो अपने आप आ जाएगा चीज, ठीक। इसको इस तरह से बोलते हैं एवरेज निकालना। अगर बोलेंगे कि आपके सैंपल का गैसेस का एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालेंगे, सारे गैस का पार्टिकल का सम कर लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर पार्टिकल कर देंगे। तो सारे गैसेस पार्टिकल का वेलोसिटी का सम कर लो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कर दो, तो तुम्हें निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अब ध्यान देना, आपके पास एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकाल कर मैं दे चुका हूँ, तो आपको याद कर लेना। एवरेज वेलोसिटी का मतलब समझ आ चुका आपको, सारे पार्टिकल का स्पीड का सम करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स डिवाइड करते हो, आपका आंसर निकल कर जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा होगा √8RT/πm। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो वी एवरेज का फॉर्मूला पे आपके पास क्या है, √8RT/πm, क्या है, πm है। तो 8 पता है, r क्या होगा, गैसेस कांस्टेंट, t क्या होगा, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, पाई तो पता आपको मैथमेटिक्स का टर्म है, और m क्या, मोल मास ऑफ गैस। तो ध्यान देना, इस एवरेज वेलोसिटी निकालोगे ना, तो आपका जो r होना चाहिए वो ऐसा यूनिट में होना चाहिए। तो ऐसा यूनिट कितना वाला होता है r का, 8.314,
टी किस में होना चाहिए, टी होना चाहिए टेम्परेचर केल्विन स्केल में, पाई क्या होना चाहिए 3.14 या फिर 22/7 हो सकता है, ठीक है। और जो गैस का जो मोलर मास होगा उसको लेना केजी में, उसको लोगे केजी में, क्योंकि ऊपर सर एसआई में है तो एम को भी आप केजी पुट करोगे, उसको ग्राम में पुट मत करना, ठीक है। ग्राम में पुट करो तो आपका आंसर फिर गलत आ जाएगा, क्योंकि आपका एसआई में सर तो एसआई में होगा और का जो वेलोसिटी होगा वो भी एसआई में निकलेगा, कितना निकलेगा, मीटर पर सेकंड में निकलेगा। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, आपका एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, आप लोग मैथमेटिक्स में एक वर्ड पढ़े होगे, मोड पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे, मोड। तो मोड का मतलब होता है ऐसा डाटा जो बार बार रिपीट करे। तो अगर बोलेंगे यहाँ पे जो सैंपल है ना, ये जो सैंपल हम बात कर रहे हैं, सैंपल का अगर बोलेंगे मोड निकालो, क्या निकालो, मोड। इसका जो मोड निकालोगे ना, इसका मोड अगर निकालोगे, ध्यान देना, मोड ऐसा डाटा जो बार बार रिपीट करते हैं, याद है ना, इसमें x1 एक बार आया है, x2 एक बार आया है, x3 4 बार आया हुआ है, x4 3 बार आया है और x5 एक बार आया है। इस डाटा का मोड क्या होगा, तो मोड होगा आपका x3। मोड का मतलब हो तो जो डाटा बार बार ऑकर करे, तो यहाँ पे x3 बार बार ऑकर कर रहा है, मैक्सिमम बार ऑकर किया है, तो जो डाटा मैक्सिमम यानी जिस क्वांटिटी को मैक्सिमम बार रिपीटेशन मिलेगा वो डाटा होता है मोड, ठीक है। यानी वो होता है उसका आने का प्रोबेबिलिटी क्या मैक्सिमम है, वो बार मैक्सिमम बार आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो इस डाटा के लिए x3 हो जाएगा मोड। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास बहुत सारा पार्टिकल का स्पीड दिया हुआ है, तो उसमें क्या होगा, वो वैसा स्पीड जो मैक्सिमम पार्टिकल अक्वायर करेगा, वैसा स्पीड जो मैक्सिमम पार्टिकल अक्वायर करेगा उसको बोला गया है मोड। और उस मोड को केमिस्ट्री में बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल, क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब मोड, यानी जो स्पीड मैक्सिमम बार आएगा, मतलब मैक्सिमम पार्टिकल अक्वायर करेगा, और इसका फॉर्म उसको बोलते हैं शॉर्ट में VMP, मोस्ट प्रोबेबल के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है √2RT/m, √2RT/m, 2RT/m, ठीक है, 2RT/m, इसको बोला गया है मोड, ठीक है। और लास्ट जो क्वांटिटी है, लास्ट क्वांटिटी है VRMS। तो VRMS का लॉजिक पहले समझोगे, फिर मैं बताता हूँ क्या करना आपको, ध्यान देना। आपको एवरेज समझ में आ गया, मोस्ट प्रोबेबल समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट मूव क्या कर रहे हैं, आरएमएस का मतलब क्या होता है, तो आरएमएस का देखोगे, आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरएमएस अगर वर्ड यूज हो उसका फुल फॉर्म देना है, तो आर का मतलब होता है रूट, एम का मतलब होता है मीन, और एस का मतलब होता है स्क्वायर। आरएमएस का क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर, इसका मतलब समझोगे। यहाँ पे जो डाटा था x1 x2 जो भी था उसको मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर इस डाटा का अगर हमको आरएमएस निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा ना, पहले डाटा को पहले स्क्वायर करना। क्या करोगे, फर्स्ट डाटा को स्क्वायर करो, जैसे x1 था तो x1 का स्क्वायर कर देंगे, x2 था तो उसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो सबको स्क्वायर कर देंगे पहले। फर्स्ट स्टेप में उल्टा सोचो आप, पहले आपको स्क्वायर करना है, ठीक है, सारे डाटा को स्क्वायर करना है, और फिर क्या करना है, जैसे x3 4 बार रिपीट किया था उसको 4 लगा देंगे, ठीक है, 4 बार रिपीट हो चुका था। x4 3 बार रिपीट किया तो यहाँ पर 3 लगा दिए स्क्वायर, और यहाँ पे x5 स्क्वायर। स्क्वायर के बाद क्या करेंगे, यानी पहले सारे डाटा का स्क्वायरिंग करना है, तो इसका मीन निकालना है। तो कितना क्वांटिटी था अपने पास, 10 था, तो 10 से डिवाइड कर दिए। तो पहले डाटा का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, उसका फिर उसका मीन निकाल लेंगे, ठीक। अब मीन के बाद सबसे बाद उसका रूट निकाल लेंगे, रूट निकाल सर सबका स्क्वायर करके मीन निकालेंगे, हाँ, सारे का स्क्वायर करके फिर मीन निकालोगे। ओके सर। सर फिर सबका उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर लास्ट में उसका रूट निकालना है। आरएमएस का उल्टा सोचो, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर आर मतलब रूट, उल्टा सोच के करना है आपको। तो वो सोचो तो वो सारे डाटा का पहले स्क्वायरिंग करेंगे, फिर उसका फिर मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, और फिर उसको रूट निकाल देंगे, तो होता है आपका आरएमएस वैल्यू, तो होता है आपका आरएमएस वैल्यू। और फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा आरएमएस का यूज आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, क्लास 12 जब मूव करोगे तो वहाँ पे फिजिक्स में ज्यादा आरएमएस वर्ड का यूज होगा। तो आरएमएस का जो वैल्यू होता है वो हम निकाल के बता दिया गया है, कितना होता है, √3RT/m होता है, √3RT/m होता है वैल्यू आपको सर याद। आरएमएस का मतलब क्वेश्चन कैसा आएगा, मैं बताऊंगा, अभी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, मैं आपको बता दूंगा। अभी आप ये फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला जो है, ठीक है।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना सर चाहिए। हम जब आरएमएस हमको बोला होगा कैलकुलेट करने को सर, तब हम लोग इतना कैलकुलेशन की जगह डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देंगे। हाँ 3RT/m पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यार यहाँ पे Yes, sir. मैथमेटिक्स में तो 4-5 ही क्वांटिटी ले रहे हैं ना, गैसेस तो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट पार्टिकल्स पे आप इतना सारा फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर पाओगे ना, और इतना सारा प्रोसेस अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो डायरेक्टली के पास फॉर्मूला दिया हुआ है √3RT/m, ठीक है, अब ध्यान देना। यस सर। v जो मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड यहाँ पे है, इसका रेशियो इंपॉर्टेंट है, रेशियो आरटी पूछता है, तो vmp v एवरेज और v आरएमएस का अगर रेशियो निकालोगे तो रेशियो होता है 1:1.128 1:1.224 होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आरटी आएगा। तो अगर vmp को 1 मानेंगे तो v एवरेज का वैल्यू हो जाएगा 1.128 और v आरएमएस का वैल्यू हो जाएगा 1.224, ठीक है, इसका मतलब यही है। और उल्टा सोचो, v आरएमएस इज टू v एवरेज इज टू v mp का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है 1:0.92:0.865, ठीक है, यानी आरएमएस का वैल्यू को और 1 एज्यूम करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एवरेज हो जाएगा 0.92 और आरएमएस हो जाएगा 0.865। ये आपको रेशियो दोनों फॉर्म में याद करना है, ये दोनों याद करना है, ठीक है। इसका काम क्या होगा ना, कभी कभी क्या होता है कि आपको एवरेज देके आरएमएस पूछ देगा, तो आपको पता है ना वी एवरेज, अगर वी एवरेज आपको दे दिया है और वी आरएमएस आपको पूछा, तो ये रेशियो अगर याद होगा, ये रेशियो यहाँ से आप निकाल सकते हो, एवरेज का 1.128 होगा, आरएमएस होगा 1.224, तो अगर कोई एक पता हो दूसरा अपना निकल जाएगा, या फिर आप यहां से निकाल सकते हो आरएमएस बाय एवरेज। तो आरएमएस बाय एवरेज क्या होगा, तो आरएमएस बाय एवरेज अगर करेंगे तो इसके आरएमएस का वैल्यू अगर पुट करते हैं 1, तो एवरेज का वैल्यू कितना पुट होगा, 192 पुट हो जाएगा, इससे निकल सकता है। तो दोनों में से कोई भी अप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको इतना याद रखना है डाटा को, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? चलो नहीं सर। ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जे बोर्ड छोड़ दो, नीट के सर लिए एनसीईआरटी में ऐसे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता? नहीं, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, बट ये टॉपिक आपका जेईई में और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हम लोग। ये रहा आपका सारा आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको जो 3 फॉर्मूला के पास है, यानी जो 3 फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला याद रखना आपको है। ये रेशियो का जो है, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कभी कभी रेशियो डायरेक्टली पूछा हुआ है जेईई में या नीट में, डायरेक्टली रेशियो पूछा हुआ है कि रेशियो कितना होगा, तो याद रहेगा तो फटाफट आप टिक करके निकल सकते हो। ये आपको इतना चीज याद रखना है यहाँ इस टॉपिक का। और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका यूनिट क्या पुट करोगे पता होना चाहिए। वेलोसिटी निकलेगा मीटर पर सेकंड में, अगर आप आर को पुट करोगे 8.314, मास होगा आपका केजी में, और टेम्परेचर पुट करोगे किसमें, केल्विन में, ठीक। ये रहेगा आपका सारा चीज। यस सर। ठीक है, यस सर। आगे मूव करते हैं हम लोग। तो आगे जब देखेंगे तो नीचे में एक टॉपिक दिस इज का मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको समझने की कोशिश करना है। जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया हुआ है, एक कर्व दिया हुआ है, कर्व जो है ये किसके बीच में प्लॉटेड है, ध्यान देना। इसका जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस में प्लॉटेड है आपका प्लॉटेड क्या एक्स एक्सिस में, तो अगर एक सैंपल होगा, गैसेस सैंपल होगा, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होगा, तो उसमें क्या होगा, हर पार्टिकल का अपना अपना वेलोसिटी होगा, तो मान लेते हैं कि कुछ वेलोसिटी को, मान लेते हैं तेरे पास अगर बहुत सारा पार्टिकल है, और आपको अगर हम हाइपोथेटिकल केस में आ रहे हैं तो 5000 मीटर पर सेकंड पे आपका पार्टिकल, अगर मान लेते हैं पार्टिकल आपका है 100 पार्टिकल्स है, या 100 छोड़ दो, 10 इतना पार्टिकल्स है जो 5000 मीटर पर सेकंड का स्पीड को अक्वायर किया हुआ है, यानी आपके पास 10,000 ऐसा पार्टिकल्स होगा जो इस स्पीड को अक्वायर किया हुआ है, कैसे मान रहे हैं। और यहाँ पे जो पार्टिकल का नंबर है, तो पार्टिकल का नंबर है 10 टू पावर मान लेते हैं
10⁵ पार्टिकल्स हम मान लेते हैं इस पूरे सिस्टम में, ठीक है। तो 10⁵ पार्टिकल में से 10⁴ पार्टिकल क्या होगा, इस स्पीड को अक्वायर करेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि पूरे सिस्टम का कितना फ्रैक्शन है जो 5 मीटर पर सेकंड को अक्वायर कर रहा है, तो क्या करोगे, फ्रैक्शन कैसे निकालोगे। तो टोटल पार्टिकल है 10⁵ और इस स्पीड को कितना पार्टिकल अक्वायर किया, 10⁴ पार्टिकल अक्वायर कर रहा है। तो यहाँ जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 10⁴ डिवाइडेड बाय 10⁵, यानी हो जाएगा 0.1, यानी पूरे पार्टिकल का 0.1 फ्रैक्शन जो होगा वो इस स्पीड को अक्वायर करेगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है ना, तो यहाँ जो इस ग्राफ जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में ध्यान देना, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स पे क्या है आपका वेलोसिटी है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे है फ्रैक्शन है कि कितना, जैसे मान ले कि यहाँ पे कोई वेलोसिटी मान लेते v1 है, ठीक है, इसको v1 बोल दे रहे हैं, तो v1 ठीक है। और एक ग्राफ पर बात करोगे तो हम तो इस v1 को, जैसे ये पॉइंट, जैसे इस ग्राफ का हम बात करें, इस ग्राफ का बात करें, तो v1 के लिए करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट होगा इस ग्राफ पे, और यहाँ पे कोई वाई एक्सिस पे इस पॉइंट को हम फोकस करना चाहते हैं, इस पॉइंट को। इसका मतलब क्या है, ये जो वाई एक्सिस का जो पॉइंट होगा जहां पर मार्क कर रहे हैं ना, वो कौन सा, उस पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन होगा मतलब कितना टोटल पार्टिकल अगर n होगा, टोटल पार्टिकल अगर n होगा, तो उसका कितना फ्रैक्शन इस v1 को अक्वायर कर रहा है, इस v1 को अक्वायर कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो y एक्सिस पे एक फ्रैक्शन बता रहा है कि कितना फ्रैक्शन उस वेलोसिटी को अक्वायर करेगा, उस वेलोसिटी को अक्वायर करेगा। कितना क्लियर है, मतलब का इसमें y और x यस सर। सर लास्ट पार्ट एक और बार थोड़ा रिपीट कीजिए। देखो यहाँ पे x एक्सिस का मतलब वेलोसिटी है, y एक्सिस पे एक फ्रैक्शन बता रहा है। फ्रैक्शन क्या बता रहा है कि उस स्पीड को जो भी पॉइंट का हम बात कर रहे हैं ना, जो भी पॉइंट का, जैसे मान ले यहाँ पे कुछ पॉइंट हमारा v2 मान रहा है, जो ब्लू डॉट हम बनाने वाला है, इस v2 को कितना, अगर इसको ऊपर लाइन से हम जोड़े, यहाँ पे एक बनेगा, ठीक है। तो ये जो y एक्सिस पे जो पॉइंट क्रिएट हो रहा है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस पूरे सिस्टम में कितना फ्रैक्शन होगा जो उस v2 को अक्वायर करेगा, उस v2 वेलोसिटी को अक्वायर करेगा। तो y एक्सिस पे क्या फ्रैक्शन है, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो उस स्पीड को अक्वायर कर सकता है, समझे। यस सर। तो ये बता रहा है, आपको पता है कि हमेशा सारा फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1 होगा। तो जितना भी फ्रैक्शन यहाँ पे होगा ना, जितना भी फ्रैक्शन होगा वो सारे को जोड़ने से क्या निकलेगा, आपको 1 निकलेगा। क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक 1। और ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ का जो एरिया निकालोगे ना, एरिया, यहाँ 2 ग्राफ बनाया हुआ है, तो दोनों ग्राफ अलग अलग कंडीशंस पे है। तो हम ऊपर वाला ग्राफ है फोकस करें, इसको फोकस करें, इस ग्राफ को फोकस करना है। इस ऊपर वाला जो ग्राफ है उसका जो एरिया होगा, उसका एरिया हमेशा होगा 1। इस ग्राफ का ले लो एरिया, या फिर नीचे वाला ग्राफ का एरिया ले लो, उस दोनों ग्राफ का एरिया 1 होगा, दोनों ग्राफ का एरिया 1 होगा। तो एरिया कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके। तो अभी उसको छोड़ दे रहे हैं, अभी छोड़ दो उसको, लेकिन दोनों ग्राफ का एरिया क्या होगा आपके लिए, 1 होगा, ठीक है। अब ध्यान है, यस सर। ठीक है सर। इसमें काम का बात है कि देखो कि यहाँ पे ऊपर इस ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ फोकस करना, तो यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे जो है इस स्पीड को मैक्सिमम फ्रैक्शन अक्वायर कर रहा है, इस स्पीड को मैक्सिमम फ्रैक्शन अक्वायर कर रहा है। तो ऐसा स्पीड को बोला गया है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। आप लोग पढ़े थे अभी ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या होता है, जिस स्पीड को मैक्सिमम पार्टिकल आपका अक्वायर करेगा, मैक्सिमम पार्टिकल आपका अक्वायर करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा, ठीक है। इतना क्लियर रहेगा। तो आज की क्लास कितना ही रहेगा, इसको नेक्स्ट सेशन फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। आज मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करना, जितना मैं बोल दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चलो, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, चलो, गुड नाइट। Thank you, sir.